हेलो गाइस। तो हमने लास्ट वीडियो तक 7 टॉपिक कर लिए हैं। हम बाकी के टॉपिक कर रहे हैं और मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ बाकी के 4 जो टॉपिक हमारे रह गए हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा आता है मिसलेनियस का। इसके अंदर हमारे को पनिशमेंट दी हुई है कि अगर आपने पीएमएल एक्ट में कोई भी गड़बड़ कर दी, ऑफेंस कर दिया, तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी लगेगी। सबसे पहले दिया हुआ है कि अगर आपने कोई विक्सिशियस सर्च कर दी। विक्सिशियस सर्च क्या होती है कि आपने ऑफिसर ने ना धक्के से किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए उसकी अगर सर्च करनी शुरू कर दी, तो any authority or officer exercising power under this act or any other rules under made under who without reason recording in writing, बिना किसी रीज़न के आपने कहीं पे सर्च कर दी और कॉज टू बी सर्च एनी बिल्डिंग प्लेस डिटेन और सर्च अराइजेस एनी पर्सन शैल बी एवरी ऑफेंस बी लाइबल हो जाओगे आप इम्प्रिजनमेंट ऑफ द टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 2 ईयर्स या फिर फाइन जो आपका एक्सटेंड हो सकता है 50,000 रुपीज़ और बहुत दोनों भी हो सकते हैं आपके ऊपर। तो या तो 2 साल साइड में ना आप लिख के रख लो 2 ईयर और 50,000 और बोथ। बस अगर आपने कोई विक्सिशियस सर्च कर दी तो आपके ऊपर पनिशमेंट है ऑफिसर्स के ऊपर। उसके बाद ये पेपर के अंदर पूछ सकता है हमारे से पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाएगी और आपने वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स दे दी या फेलियर हो गए गिव इन्फॉर्मेशन, आपसे इन्फॉर्मेशन आपसे मंगवाई गई और आपने ना देने में फेल हो गया, आपने दी नहीं उनको, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? सेम टू सेम। एनी पर्सन विलफुल गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन causing an arrest of search to be made under this act shall on the conviction be liable for the imprisonment for a term which may be extended to 2 year और 50,000 और both। दोनों में पेनल्टी ऊपर भी यही थी, नीचे भी यही है। पैनल प्रोविजन फॉर रिफ्यूजिंग टू आंसर। अब आपने क्या, आपसे क्या मांगेगी, कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगी और आपने क्या करा, इफ एनी पर्सन बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपसे कोई सच पूछा गया, ट्रूथ वो बताने में आपने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया उसको, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। या रिफ्यूज़ टू साइन एनी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था कि इस स्टेटमेंट के ऊपर आप साइन करो, ये आपका ही है, ये आपसे रिलेटेड है, आप इसके ऊपर साइन करो, और आपने कहा मैं तो नहीं करता। रिफ्यूज टू साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट विच एन अथॉरिटी में लीगली रिक्वायर्ड टू साइन। जिसके ऊपर साइन जरूरी थे, अथॉरिटी को चाहिए थे कि आप इसके ऊपर साइन करें और आपने साइन करने से मना कर दिया। या आपके पास समन नोटिस आया था और आपने समन नोटिस को अटेंड नहीं करा, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए थे, डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, आपने उसको देने से मना कर दिया। ओमिट टू अटेंड और प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एट द प्लेस और टाइम, तो आपके ऊपर पेनल्टी है मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये फॉर ईच सच डिफॉल्ट और फेलियर। ईच को आप हाईलाइट करके रखें, जितने डिफॉल्ट करोगे, जितनी बार समन नोटिस आएगा, जितनी बार आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे जाएंगे, जितनी बार आप फेल होगे, उतनी बार आपके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। इंस्टीट्यूट बारी बारी ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, सिर्फ देख लो 3 ही है इसके अंदर। या आपने समन नोटिस रिप्लाई नहीं करा, ये वाले ट्रूथ वाला एक पॉइंट हो जाएगा, एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाला हो जाएगा और एक विक्सेसियस सर्च हो जाएगा। इसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी आपकी। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कोई भी ऑर्डर आपको पास नहीं करना बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए, पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको सुनवाई का मौका दें, फिर उसके ऊपर आप ऑर्डर पास करें उसके। इंटेंशनली डिसओबेइंग एनी डायरेक्शन नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। ए पर्सन हु इंटेंशनली जानबूझकर डिसओबे करता है एनी डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन 50 शैल ऑल्सो बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर सेक्शन 174 ऑफ इंडियन पेनल कोड। वो आपकी बातें नहीं मान रहे, अगर आपने डिसओबे करा सेक्शन 50 के अंदर आपको जो डायरेक्शन दी थी, तो सेक्शन 174 लगा दो इंडियन पेनल कोड का, अगर ये बात नहीं मान रहा तो आपकी। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, आप अब ये कॉग्निजेंस कब करोगे ऑफेंस की? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 62 63 एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रूवल आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर ही आपको कॉग्निजेंस में लेना है, अदरवाइज आपको ये ऑफेंस कॉग्निजेंस में लेना ही नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय एन ऑर्डर आइदर गिव सैंक्शन और रिफ्यूज टू गिव सैंक्शन विद इन 90 डेज। ये सैंक्शन आपको कितने टाइम में मिल जाएगी? 90 डेज के अंदर आपको सैंक्शन मिल जाएगी। एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे डेज। उसके बाद कहता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अप्लाई हो जाएगा। द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल अप्लाई इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अरेस्ट, सर्च, सीजर, अटैचमेंट, कन्फिस्केशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ऑल अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन कहता है इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक अरेस्ट any the director or any other authority specified by him by general or special order देके in this behalf may furnish or cause to be furnished to any officer, authority, body performing any function under the any law relating to imposition of any tax, duty, cess, dealing in foreign exchange, prevention of illicit traffic in the narcotic drugs, or such other officer, authority, body performing function under any other law, central government may, if in opinion it is necessary to do in public interest,
स्पेसिफाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट के अंदर। एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड ऑब्टेन बाय सच डायरेक्टर स्पेसिफाई हिम इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन अंडर दिस एक्ट में ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर एनी अदर अथॉरिटी टू स्पेसिफाइड बाय हिम बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफिसर अथॉरिटी बॉडी स्पेसिफाइड टू परफॉर्म हिज फंक्शन अंडर दैट लॉ। बस इसमें यही लिखा हुआ है कि ना आप अगर आपको लगता है ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप इन्फॉर्मेशन ना शेयर कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो किसी के साथ। अब अगला पॉइंट भी यही है शेयरिंग वाला, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विद कंसर्न एजेंसी। इफ द डायरेक्टर अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड ऑफ द ओपिनियन इज ऑफ द ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन मटेरियल, आपके पास कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन है मुझे किसी के साथ शेयर कर लेनी चाहिए, तो आप ये शेयर कर सकते हो। कुछ कंसर्न एजेंसीज होती हैं उनके साथ आप ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो अगर आपको सर्वे सर्च में कुछ भी पता चल जाता है। Bar of suit in civil court. No suit shall be brought in any civil court to set aside, modify any proceeding taken, order made under this act. No prosecution suit, other proceeding shall lie against the government or any officer of government for anything done intended to be done in good faith under this act. नोटिस एक्सेट्रा नोट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कोई भी नोटिस है, समन है, ऑर्डर है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसीडिंग्स है, सिर्फ इस बात से आपकी वो इनवैलिड नहीं हो जाएंगी अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट होता है, छोटा मोटा कोई डिफेक्ट होता है, तो छोटे मोटे डिफेक्ट की वजह से हम कोई भी नोटिस ऑर्डर को इनवैलिड नहीं कर देंगे। तो क्या कहता है, नो नोटिस समन ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग फर्निश मेड और इशूड टेकन प्रॉपर्टी टू हैव बीन फर्निश्ड और मेड इशू टेकन इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी एन इनवैलिड merely by the reason of any mistake, defect, omission of notice। आपसे कोई डेट गलत हो गया, आपने कोई डे गलत लिख दिया उसके ऊपर, तो एक छोटी मोटी गलती की वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा ऑर्डर ही गलत हो गया। कोई नोटिस समन आपका छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से गलत नहीं माना जाएगा। रिकवरी ऑफ फाइन, अगर आपको फाइन रिकवर करवाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट पूछ रहा है इसको भी, इस पॉइंट को भी। पीएमएल एक्ट के अंदर रिकवरी कैसे होती है फाइन्स की, तो 6 महीने आपको टाइम मिला जाता है, 6 टाइम दिया जाता है, 6 महीने का टाइम। वेयर एनी फाइन और पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन अंडर सेक्शन 13 और सेक्शन 63 इज नॉट पेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डे ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन। जैसे आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये फाइन पे करना होता है। अगर आप उसको पे नहीं करोगे तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 2 की हिसाब से रिकवरी की जाती है ना, वैसे आपकी रिकवरी की जाएगी। द पावर ऑफ टैक्स रिकवरी ऑफिसर मेंशन इन सेट शेड्यूल फॉर सेट पर्पस आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपसे रिकवरी की जाएगी फाइन और पेनल्टी। अगर आपने कंपनी ने ऑफेंस कर दिया, ऑफिशियल ऑफ द कंपनी डीम टू बी गिल्टी ऑफेंस वेयर ए पर्सन कमिटिंग ए कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी रूल्स डायरेक्शन ऑर्डर देयर अंडर इज ए कंपनी, तो उस कंपनी के अंदर हर वो पर्सन टाइम द कॉन्ट्रावेंशन वाज कमिटेड, जब वो कॉन्ट्रावेंट हुआ था उस टाइम कोई भी पर्सन वहाँ पे इंचार्ज था, रिस्पॉन्सिबल था कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज कंपनी, तो वो गिल्टी हो जाएगा कॉन्ट्रावेंशन के लिए, उसको पकड़ लिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट कॉन्ट्रावेंशन टू प्लेस विदाउट हिज नॉलेज। अब उसमें से आपने ना मान लो कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ लिया, कंपनी सेक्रेटरी कहती कि मेरे को तो पता ही नहीं था, तो उसने प्रूव कर दिया कि ये सारा काम मेरी बिना किसी नॉलेज की वजह से हुआ है, और ठीक है, तो उसको हम हटा देंगे, उसको बचा देंगे अपन, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ कंपनी ऑफिशियल नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट any rules direction order made thereunder has been committed by a company and it is proved that contravention have taken place with the consent convenience attributable to any neglect। इस पॉइंट में हमारे को ये लिखा हुआ है, अगर हमारे को ये पता चल जाता है कि ये सारी कारनामे है ना, जो सारा ये कारनामा है जो वो मिस्टर ए की वजह से हुआ है, ठीक है, वो वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज था, ये सिर्फ इसकी वजह से हुआ, या कोई पर्सन जिसको आप एट्रीब्यूटेबल कर सकते हो कि ये सारा काम ना इसकी वजह से ही हुआ है, तो हम उस बंदे को भी पकड़ लेंगे। वो कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, उसको भी हम गिल्टी मान लेंगे कॉन्ट्रावेंशन और उसको पनिश कर देंगे अकॉर्डिंगली। एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, कहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है इसका एक्ट का। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है मान लो किसी बंदे की डेथ हो जाती है, अब या तो उसने केस कर दिया था पहले, अपील लगा दी थी, तब क्या होगा, और बाद में अगर कोई करना चाहे तो क्या हो सकता है, यानी कि ये देखो क्या कहता है, continuation of proceeding in the event of death or insolvency appeal before the AA by the legal representative where any property of a person has been attached under section 8 and no appeal against the order attaching such property has been preferred। या देखो, या तो आपने अपील लगाई नहीं थी या अपील लगा दी, एनी अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड टू अपीलेट ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ ए रेफर्ड एनी सच पर्सन डाइज, वो पर्सन मर गया, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो गया, बिफोर प्रेफरिंग एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, बिना एटी को अपील लगाए, या वो सच पर्सन मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, अपील लगा दी थी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी उसकी डेथ हो जाती है, तो वो तो बंदा ख़त्म हो गया।
अब क्या पावर दी हुई है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर एज केस में बी टू प्रेफर एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, वो उसके बिहाफ पे अपील में अपील लगा देंगे या काम करते रहेंगे, आगे चलता रहेगा, यानी कि इसका केस बंद नहीं होता इस केस में। कंटिन्यू टू द अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल इन प्लेस ऑफ सच पर्सन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 सो फार एज मे बी अप्लाई फॉर कंटिन्यू टू अप्लाई टू सच अपील। उसके बाद कहता है अपील बिफोर द हाई कोर्ट बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हाई कोर्ट के पास भी अपील लेके जा सकते हो आप। आफ्टर पासिंग डिसीजन या ऑर्डर ऑफ 80 का अपने पास डिसीजन आ गया, नो अपील हैज़ बीन प्रेफर टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 42। अब उसने 80 का ना अपने पास डिसीजन तो आ गया था, लेकिन आपने हाई कोर्ट को प्रेफर नहीं किया था अभी, या एनी अपील हैज़ बीन प्रेफर टू, या फिर आपने हाई कोर्ट को प्रेफर कर दिया था, ठीक है, बीच में आपकी डेथ होगी ना, या तो हाई कोर्ट को करने के पहले होगी या बाद में होगी। इन केस द पर्सन इंटाइटल टू फाइल द अपील डाइज, मर जाता है, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो जाता है, बिफोर प्रेफरिंग अपील टू हाई कोर्ट या ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ हाई अपील बिफोर हाई कोर्ट, क्या करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो कंटिन्यू कर लेंगे। एक ही कंक्लूजन है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने अपील करी, बीच में आपकी डेथ होगी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपकी वो जो प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू कर लेंगे, बस इतना ही है ये पॉइंट, ठीक है। पावर ऑफ द सेंट्रल, पावर ऑफ द ऑफिशियल असाइनी रिसीवर, द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी ऑफिशियल रिसीवर शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 एज केस में भी। पावर टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो रूल्स बना सकता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, वो सारे रूल्स ये रहे, यानी कि फॉर्म क्या होएगा, मैनर क्या होएगा, ऑर्डर का मैनर क्या होएगा, सारे इस सैलरी क्या आएंगी सबकी, इस एक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी ना, मैनर मूनर, जहाँ पे मैनर वर्ड आ रहे थे, एडिशनल मैटर चाहिए होते हैं, नेचर वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रखनी है, कैसे रखनी है, इन सब से रिलेटेड, पूरे एक्ट से रिलेटेड आप कोई भी पावर है आपके पास, आप अपना रूल्स बना सकते हो। जो भी रूल बनाओगे आपको पार्लियामेंट के पास रखना होता है पहले। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड सून एज मे बी आफ्टर इट मेड बिफोर सच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज इन सेशन टोटल ऑफ 30 days विच मे बी कंप्राइजेज ऑफ 1 session और 2 or more successive session बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन सक्सेसिव सेशन एफोरसेड। बोथ हाउस एग्री होंगे मॉडिफिकेशन के लिए, बोथ हाउसेज एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द रूल्स, बोथ हाउसेज एग्री होंगे रूल शुड नॉट बी मेड, दोनों का मानना जरूरी है। रूल शेल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन द मॉडिफाइड फॉर्म, नो इफेक्ट एज केस में बी हाउएवर दैट एनी सच मॉडिफिकेशन एनलमेंट शेल बी विदाउट प्रीजुडाइज टू द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन अंडर दिस रूल्स। बस यहाँ पे यही बता रहा है कि कोई भी रूल बनाओगे तो पहले पार्लियामेंट के पास रखेंगे, उसमें 2 हाउसेज होते हैं, वो अगर हाँ कहेंगे रूल पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा बस। उसके बाद इनके पास 2 साल का टाइम दिया गया था कि अगर आपको कोई, जब आप ये एक्ट आया था तो आपको 2 साल के अंदर अंदर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है लोगों को, तो उनको आपने क्लैरिफिकेशन देनी है। इफ़ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्टिव प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देके पब्लिश इन ऑफिशियल गजट मेक सच प्रोविजन बनाएगी नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट में अपीयर टू नेसेसरी फॉर रिमूविंग ऑफ डिफिकल्टी, नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट से 2 साल दिए थे। ऑर्डर टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, कोई भी ऑर्डर होगा पहले पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा। ये टॉपिक अपना यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद तो आपके वो दिए हुए हैं 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, ये भी एक बार नज़र मार लेते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अपने पास 3 इसके अंदर पैराग्राफ्स होते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के 3 शेड्यूल होते हैं हमारे पास, जिसमें पार्ट ए में 29 पैराग्राफ्स हैं। यानी कि अगर आपने ऑफेंस कर दिया, जैसे इंडियन पैनल कोड के अंदर कोई ऑफेंस कर दिया आपने, तो वहाँ तो फंसोगे ही फंसोगे, उसकी जो प्रोसीड्स हैं उसके चक्कर में आप यहाँ पे PMLA में फंस जाओगे। तो इंस्टीट्यूट हमारे से ना कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके अंदर इनमें से कोई वर्ड देगा, वो आपको वर्ड ढूंढने होंगे उसके अंदर। जैसे आपने मर्डर कर दिया, अपनी केस स्टडी के अंदर पूछेगा, उसने किसी ने मर्डर कर दिया, कौन से उसमें आ रहा है पैराग्राफ में आ रहा है, आपको पता चल जाना कि इंडियन पेनल कोड है, पैराग्राफ 1 में आ रहा है, ये पार्ट ए का। इसमें से कोई भी पॉइंट आ जाता है, एक आधा पॉइंट आ रहा है पेपर के अंदर भी। अब जैसे पॉपी स्ट्रो एक वर्ड यूज़ किया था इसने, ओपियम पॉपी वर्ड यूज़ कर लेता है, तो आपको पता चल रहा है ये कहाँ पे आता है, ओपियम पॉपी, पॉपी स्ट्रो, ये क्या होते हैं। अब कोई बंदा है ओपियम स्ट्रो के अंदर, पॉपी स्ट्रो के अंदर डील करता है, तो उसको कैसे हम डील करें PMLA के अकॉर्डिंग, हम कमेंट करो, केस स्टडी में पूछ लेते हैं हमने से, तो हमको पता चल जाना ये नारकोटिक ड्रग्स में आता है, तो यहाँ पर जो सज़ा है वो 10 साल की हो जाएगी। नॉर्मल केस में तो 3 से 7 साल की होती है, और नारकोटिक ड्रग्स में फंस जाता है तो वो 10 साल की हो जाती है। तो नारकोटिक ड्रग्स वाले तो एक बार आप नज़र मार ही लेना कौन कौन से होते हैं, ताकि आपको केस स्टडी से ही पता चल जाए कि ये नारकोटिक ड्रग्स का पॉइंट है। उसका पैराग्राफ 3 है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट से रिलेटेड आते हैं। पैराग्राफ 4 है,
सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार नारकोटिक ड्रग्स का जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसके अंदर सज़ा है ना वो अलग है, 10 साल हो जाती है इसके अंदर। तो और भी हैं वैसे, तो पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूट एक एक करके इसमें से। अनलॉफुल एक्टिविटी कर दिया आपने कोई भी, टेररिस्ट एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी है। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है आर्म्स एक्ट से रिलेटेड, पैराग्राफ 5। तो पैराग्राफ 6 है वाइल्ड लाइफ का है। तो एक बार ये नज़र जरूर मारना, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। करप्शन से रिलेटेड है, पैराग्राफ 8 है। तो ऐसे कर करके हमारे पास ये 29 आते हैं यहाँ पर। लेबर से रिलेटेड है यहाँ पर, जस्टिस इमिग्रेशन एक्ट से रिलेटेड आपने कोई गड़बड़ कर दी। उसके बाद है पासपोर्ट से रिलेटेड आपने कोई गड़बड़ कर दी। फॉर्जनर एक्ट से भी इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, फॉर्ज पासपोर्ट बनवा रहा था केस स्टडी के अंदर कोई, तो हमारे को बताना था ये ऑफेंस कौन सा है, कौन से एक्ट के अंदर वो फंसेगा। वो एक्ट और पूछ लेता है। मान लो किसी ने फॉर्ज पासपोर्ट बना दिया, तो वो कौन से एक्ट के अंदर फंसेगा, तो ऑफेंस अंडर द फॉरेनर एक्ट के अंदर फंसेगा, पीएमएल एक्ट में नहीं फंसेगा वो। इंस्टीट्यूट हमारे को कन्फ्यूज़ कर देता है इसके अंदर। चलो 29 एक्ट है। उसके बाद पार्ट बी आता है हमारा, ऑफेंस अंडर द कस्टम एक्ट। अगर आपने कस्टम एक्ट की चोरी करी है तो पार्ट ए में तो फंसेगा, पार्ट बी में और फंस जाओगे अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है। पार्ट ए में क्यों फंसोगे, इसका ना शेड्यूल 12 होता है, देख कस्टम एक्ट 1962 पैराग्राफ 12 होता है इसका। तो यहाँ पे तो फंसोगे ही फंसोगे, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो शेड्यूल 2 में और फंस जाओगे पार्ट बी के अंदर। उसके बाद पार्ट सी है। पार्ट सी है, अगर आप ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कोई रिलेटेड कोई एक्ट कोई गड़बड़ करती हो तो ब्लैक मनी में फंस जाओगे। तो 10th टॉपिक हमारा आता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंट इन सर्टेन मैटर। ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट क्या होते हैं कि अगर अपना कोरस्पॉन्डिंग लॉ होता है, इसके अंदर वर्ड यूज़ होता है, मीन्स एनी लॉ ऑफ एनी फॉरेन कंट्री कोरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डीलिंग विद ऑफेंस इन दैट कंट्री कोरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे ऑफेंस करके बाहर चले जाते हैं और बाहर वाले करके यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये हमारा एक प्रोविज़न हमने लेके आए हैं इस एक्ट के अंदर। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंट और फॉरेन एनी कंडक्ट ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एनी कंडक्ट बाय ए पर्सन एट ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। आप कोई कंडक्ट करोगे, एनी कंडक्ट बाय ए पर्सन एट ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, बाहर जाके, विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एट दैट प्लेस, वो वहाँ पर तो ऑफेंस है ही पड़ा। अगर आपने वो बंदे ने अगर वो ऑफेंस यहाँ पे किया होता ना, तो वो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में किसी न किसी शेड्यूल ऑफेंस में फंस रहा होता, विच वुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। तो हम क्या करेंगे, इट बीन कमिटेड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में होता तो उसका वो भी ऑफेंस माना जाता। इफ सच पर्सन ट्रांसफर इन एनी मैनर द प्रोसीड्स ऑफ सच कंडक्ट और पार्ट टू इंडिया, और उसने वहाँ पे ऑफेंस करके वो उससे प्रोसीड्स यहाँ पर भेज दी, तो इस सेक्शन में फंस जाएगा वो। दूसरा कहता है एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी शेड्यूल। अभी अपन देखे ना पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, इसके अंदर आपने कोई भी ऑफेंस कर दिया, एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल्ड विच हैज़ बीन कमिटेड इन इंडिया एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पार्ट हैज़ बीन ट्रांसफर टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे गड़बड़ करी, उसकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आपने बाहर भेज दी। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन क्लोज adversely affect on any investigation, inquiry, trial proceeding before any authority in respect of offence specified in part A, part B, part C. Schedule to act before the commencement of prevention money laundering act. एग्जाम्पल से समझते हैं क्या सिखाना चाह रहा है अपने को क्या सिखा रहा है। मिस्टर रोहित हैज़ बीन इन एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी फॉर पास्ट 3 years, ठीक है। ही वॉज इन्वॉल्व इन ए कंडक्ट विच कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस इन जर्मनी, उसने जर्मनी के अंदर कोई ऑफेंस कर दिया। द कंडक्ट वुड हैव बीन कंसिडर एन ऑफेंस इन इंडिया एज वेल एज इफ इट हैज़ बीन कमिटेड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में करता। द प्रोसीड्स इन्वॉल्व इन द ऑफेंस वाज 60 लाख रुपीज़ एंड रोहित अटेम्प्ट टू रेमिट 50 लाख रुपीज़ आउट ऑफ द 60 लाख रुपीज़ टू इंडिया। 60 लाख में से 50 लाख पार्टली अमाउंट उसने इंडिया में भेजने की कोशिश करी, बट वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन सक्सेसफुल नहीं कर हो पाया, वो फेल्ड होगी, वो अमाउंट उसकी वहीं पे रहेगी। अब इंडिया में पैसा तो आया ही नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट ऑफेंस एज एन ऑफेंस ऑफ द क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वेदर द कंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। अब ये कहता है कि उसने ऑफेंस करा था, यहाँ तक तुम्हारी बात समझ आती है कि वो इंडिया में भी ऑफेंस होता, उसकी प्रोसीड्स अगर इंडिया में लेके आओगे तो फंसोगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, उसकी जो प्रोसीड्स है ना वो इंडिया में आई ही नहीं, तो अभी थोड़ी फंसेगा ये। पढ़ते हैं क्या कहता है। ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर के बारे में बता देना। इफ द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन मान के ऑफेंस इज ऑफेंस इफ इट वुड हैज़ बीन कमिटेड इन इंडिया, ऐसा मान लिया जाता है। उसकी प्रोसीड्स को रेमिटेड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। द वर्ड रेमिटेड अटैम्प्ट टू रेमिट इज मिसिंग, कोशिश करना इस एक्ट के अंदर अभी नहीं लिखा इन्होंने। हमारे को तो ये बताया कि प्रोसीड्स इंडिया के अंदर रेमिटेड हो जानी चाहिए, चाहे पूरी हो चाहे पार्टली हो, ये बात हमारे को पता है कि चाहे पूरी हो चाहे पार्ट हो, वो बात हम तो आपकी मान रहे हैं।
लेकिन इस केस स्टडी के अंदर तो अमाउंट आया ही नहीं इंडिया के अंदर। तो वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड इज रेम्प्टीड स्टिल इट वुड बी कवर्ड अंडर द अबव डेफिनेशन। यहाँ तक वो बात बता रहा है, अगर पार्टली भी आ जाता ना फिर भी हम इसको डेफिनेशन के अंदर कवर कर देते। ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन डज नॉट कंटेन एनी मॉनिटरी लिमिट। ना आपने कोई मॉनिटरी लिमिट दी, हम आपकी बात यहाँ तक मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट कंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट सिंस द प्रोसीड्स वर नॉट सक्सेसफुली रेम्प्टीड टू इंडिया। ओनली एन अटेम्प्ट वाज मेड, सिर्फ आपने कोशिश करी थी और कोशिश में आप फेल हो गए, ठीक है, रेम्प्टीड तो हो ही नहीं, तो ऑफेंस विल नॉट बी कंसिडर एज एन ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, तो हम इसको एक बार ऑफेंस नहीं मानेंगे। अब इंस्टीट्यूट हमारे से यहाँ ये क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर डाल के पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ डेफिनेशन दी हुई है, कंटेक्ट स्टेट, आइडेंटिफाई, ट्रेसिंग, ठीक है, एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। बस अपनी काम की चीज़ तो खत्म होगी, लेकिन अब बस अब यही क्या है कि अब हमारी इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाहर की फॉरेन कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट कर सकती है कि हमारा कोई बंदा यहाँ से बाहर आ जाता है तो आप ना हम क्या करना, आप उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर देना, उसकी हमारे को इन्फॉर्मेशन दे देना, तो आप इसके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ, बस वही दिया हुआ है। ऐसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर सकती है कि बाहर का बंदा यहाँ पे अगर इंडिया में आ जाता है तो वो प्रोसीडिंग शुरू करवा सकते हैं, हम उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर दे सकते हैं। या आपने देखा होगा ट्रीटी एग्रीमेंट होते हैं, बस उस टाइप से ही ऐसा एक एग्रीमेंट है यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर कर सकती है एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज आउटसाइड इंडिया फॉर इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन को इन्फोर्स करवाने के लिए, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, कोई बंदा यहाँ से ऑफेंस करके बाहर चला गया, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को दो कि वो वहाँ पे बंदा है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डायरेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर रिलेटिंग टू कॉन्टैक्टिंग स्टेट विद विच रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड। हमने इस कंट्रीज के साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कर रखे हैं, कोई यहाँ का बंदा बाहर जाता है तो हम उसके ऊपर भी PML एक्ट लगा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट विद अदर कंट्री फॉर इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या तो आप इस एक्ट का प्रोविजन लगवाएंगे, इन्फोर्स करवाएंगे वहीं पे भी, या आप कहेंगे कि हमारे को ना बस इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करो आप। प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस अंडर कोरस्पॉन्डिंग लॉ, इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं आप वहाँ पे। लेटर ऑफ रिक्वेस्टिंग टू ए कॉन्टैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, इशू कर देंगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाय स्पेशल कोर्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन टू ए कॉन्टैक्टिंग स्टेट। ये एक लेटर के थ्रू अपने पास जाता है, अगर कोई बंदा वहाँ पे पकड़ा गया उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो स्पेशल कोर्ट एक लेटर भेजते हैं, इशू ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लेटर आप भेजते हैं। कौन भेजता है? स्पेशल कोर्ट भेजता है। किस लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें? एग्जामिन फैक्ट सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, टेक सच स्टेप्स एज स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई इन सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। यहाँ की जो स्पेशल कोर्ट है वो उसको बता देगी कि आपको एग्जामिन करने हैं ये फैक्ट, वो बंदे के, वो बंदा ऑफेंस करके यहाँ से बाहर चला गया है और आपको ये स्टेप उठाने हैं जो हम बता रहे हैं इस लेटर के अंदर। फॉरवर्ड ऑल द एविडेंसेस सो टेकन कलेक्टेड टू द स्पेशल कोर्ट। अगर आपको वहाँ पे कोई भी आपको कोई भी वहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं, आपको भी एविडेंस वहाँ पे कलेक्ट करोगे, वो हमारे को आप स्पेशल कोर्ट को दे दो। ये हम उसको एक लेटर के थ्रू बता रहे हैं, बातें मंगवा रहे हैं ये आपस चीज़ें उनसे। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगी आपकी? जो भी प्रिस्क्राइब्ड होएगी। नेचर ऑफ एविडेंस, एवरी स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड शैल बी डीम्ड टू बी द एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेटर ऑफ रिक्वेस्टिंग टू कॉन्टैक्टिंग स्टेट कब भेजा जाता है? व्हेन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय स्पेशल कोर्ट दैट एनी एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम होम बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एनी अदर सुपीरियर इन द रैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ओपिनियन ऑफ ऑफिसर क्या मतलब? द सच एविडेंस में बी अवेलेबल विद कॉन्टैक्टिंग स्टेट। सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट इज नेसेसरी। और लेटर टू होम टू ए कोर्ट अथॉरिटी इन द कॉन्टैक्टिंग स्टेट कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट। असिस्टेंट टू कॉन्टैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, असिस्टेंट करेंगे, ऑफिसर जो होते हैं वो इसकी मदद करेंगे फॉरवर्ड करने में, ठीक है। बस ये रीडिंग टॉपिक रहेगा। अब ये एग्जांपल क्या कह रहा है? मिस्टर हे हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन अंडर द PML एक्ट। उसने टैक्स की चोरी करी थी। कंट्री एक्स विच इज स्टफ्ड विद मनी अर्नड फ्रॉम एक्सटोर्शन। इन दिस रिगार्ड मिस्टर आई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन दिस केस is of the opinion that certain information such as a number of accounts, detail of the transaction may be available only with the country X। हमारे को country X से ही मिल सकती हैं, तो वो क्या करेगा? He has made an application to special court seeking permission to write letter to competent authority of country X to seek information। स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? लेटर के थ्रू कंट्री एक्स पास भेज देगा और उसको कहेगा मेरे को ये डाटा प्रोवाइड कर दो, बस। अब कहते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 7 PML नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इफ द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एप्लीकेशन इज मेड टू स्पेशल कोर्ट। वो आगे भेज देगा, फिर वही 3 पॉइंट आगे जो अपन ने अभी पढ़े हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन फॉर्म में भी दे दिया। अगर आपको टॉपिक छोड़ना है तो सिर्फ आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना।
इंस्टीट्यूट सेम टू सेम पूछ सकते हैं हमारे से, यही आंसर आएगा, यही आंसर अपने को लिख के आना है, बस सेक्शन 7 लिख के आना है वहाँ पे। उसके बाद कहता है जब आपका काम कुम खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर्टी रिलीज़ कर देना, या आपको लगता है वो तो बंदा इन्वॉल्व ही नहीं है, आपने धक्के से उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली। वेयर क्लोजर है, वेयर ऑन क्लोजर ऑफ क्रिमिनल केस या कंक्लूजन ऑफ ए ट्रायल इन ए क्रिमिनल कोर्ट आउटसाइड इंडिया अंडर कोरस्पॉन्डिंग लॉ एनी अदर कंट्री, सच कोर्ट फाइंड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ नॉट टेकन प्लेस, प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, बस रिलीज कर दो फिर। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ ए कॉन्टेक्टिंग स्टेट अथॉरिटी फॉर कन्फिस्केशन रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी सेक्शन 58B, वेयर ट्रायल अंडर द कोरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री कैन नॉट बी कंडक्टेड बाई रीजन ऑफ एनी डेथ। कई बार क्या होता है कि अपन ना ये कर ही नहीं पाए, अब अपने को ये वहाँ पे वो करनी थी, प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी थी, इतने बंदे की डेथ होगी, तो वेयर द ट्रायल अंडर द कोरस्पॉन्डिंग लॉ एनी अदर कंट्री कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय द रीजन ऑफ डेथ ऑफ द एक्यूज्ड बीइंग डिक्लेयर्ड एज ए प्रोक्लेमेटेड ऑफेंडर, भाग गया वहाँ से पैसे पैसे लेके, नहीं कर पाया आप उसकी प्रोसीडिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तो अपन यहाँ से भेज दिया उसको, बाद में पता चला वो बंदा तो मर गया, तो वही क्या करेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डायरेक्टर टू द मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट, अपॉन सच एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट शैल पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर। फिर जो उसको ठीक लगेगा स्पेशल कोर्ट को, जो ऑर्डर ठीक लगेगा एप्रोप्रिएट लगेगा, वो ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेसिस असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ ए एक्यूज्ड पर्सन, समन इशूड बाय द स्पेशल कोर्ट टू द सर्व्ड इन एनी कॉन्टेक्टिंग स्टेट, वेयर स्पेशल कोर्ट इन रिलेशन टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 और डिजायर्स दैट समन टू बी एक्यूज्ड पर्सन वारंट देना चाहता है, समन सर्च वारंट issued by it shall be served executable by any place in any contacting state, it shall be sent such summon warrant in disputes in such form, in duplicate in such form to such court judge magistrate through authority as central government में notification देके बता सकती है। समन इश्यू बाय द कोर्ट इन कॉन्टेक्टिंग स्टेट, वही 4 पॉइंट, वेयर स्पेशल कोर्ट इन रिलेशन टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 रिसीव्ड फॉर सर्विस ए समन टू एन एक्सक्यूज्ड पर्सन वारंट समन सर्च वारंट इशू कर सकती है बाय कोर्ट के द्वारा जज मैजिस्ट्रेट इन कॉन्टेक्टिंग स्टेट, इट शैल go same to the served executable if it were a summon warrant received by it from another court in the said territory for service executable within the local jurisdiction। बस एक थोड़ा सा रीडिंग रह गया ये तो बस। ये बस आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोजर हो जाएगा क्रिमिनल केस आउटसाइड इंडिया। उसका पॉइंट आता है हमारा अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं। देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। हमारे पास 4 अथॉरिटीज़ हैं मेन, हमारे पास अथॉरिटी है डायरेक्टर की, डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर। उसके बाद कहता है डिप्टी डायरेक्टर आता है, और डिप्टी डायरेक्टर के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर में बी अपॉइंटेड बाय द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। हमारे आने वाले टाइम में आप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ अथॉरिटी अंडर दिस अदर ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको। और अपॉइंटमेंट ऑफ अदर अथॉरिटी विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, सेंट्रल गवर्नमेंट में अथोराइज द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है अदर अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। कंडीशन लिमिट क्या आएगी, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज अथॉरिटी में एक्सरसाइज द पावर डिस्चार्ज द ड्यूटी कन्फर्ड इम्पोजिशन ऑन इट अंडर दिस एक्ट। पावर क्या रहेंगी, समन की पावर होती है भाई, तो 4 डाइस की पावर होती है हमारे पास, DICE डिस्कवरी इंस्पेक्शन, I से इशूइंग कमीशन, C से कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और E से इन्फोर्सिंग अटेंडेंस। उसके बाद एनी अदर मैटर लिख दिया करना बस। पावर टू समन, समन नोटिस भेजने की इनके पास पावर होती है। डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, इन सबके पास पावर है, ये किसी को भी समन नोटिस भेज सकते हैं जिसमें आपको कंपलसरी आना पड़ता है। हुज अटेंडेंस ही कंसिडर नेसेसरी, अपीयरेंस इन पर्सन और थ्रू अथॉराइज एजेंट। अब या तो आप खुद आओगे या फिर अथॉराइज एजेंट के थ्रू आओगे। इसके अंदर हम जो भी प्रोसीडिंग करेंगे वो डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग मान ली जाएगी, सेक्शन 193 228 इंडियन पेनल कोड की। रिटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर आप ये रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो आप रिटेन कर सकते हो कुछ पीरियड्स के लिए, प्रोवाइडेड दैट द असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर शैल नॉट इम्पाउंड एनी रिकॉर्ड विदाउट रिकॉर्डिंग इज रीजन डूइंग फॉर सो। और अगर आप इम्पाउंड करना चाहते हो तो आपके पास रीज़न होना चाहिए, वो रीज़न रिकॉर्ड करोगे राइटिंग के अंदर, फिर आप इम्पाउंड कर सकते हो। रिटेन इन द कस्टडी एनी सच रिकॉर्ड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जॉइंट डायरेक्टर। आप रिटेन कर सकते हो कस्टडी में रिकॉर्ड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ के लिए, आपको उसके लिए आपको विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जॉइंट डायरेक्टर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर शैल नॉट इम्पाउंड सच रिकॉर्ड विदाउट रिकॉर्डिंग इज रीजन फॉर डूइंग सो। वही बात आ गई पहले, वही बात आ गई कि अगर आप कोई बुक्स इम्पाउंड करना चाहते हो तो आप बिना रीज़न को रिकॉर्ड की राइटिंग के आप इम्पाउंड नहीं कर सकते।
दूसरा कहता है रिटेन इन द कस्टडी एनी सच रिकॉर्ड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ शैल नॉट रिटेन इन कस्टडी। ठीक है, आप 3 महीने से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा के लिए कस्टडी में रखना है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी जॉइंट डायरेक्टर की। जॉइंट डायरेक्टर की अप्रूवल लेके ही आप बुक्स को रिटेन कर सकते हो 3 महीने से ज़्यादा के लिए। उसके बाद कहता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ द अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर परफॉर्म ऑल एनी ऑफ द फंक्शन कन्फर्ड असाइंड केस में भी टू सच अथॉरिटी बाय अंडर दिस एक्ट रूल्स फ्रेम्ड अंडर अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताएगी जैसे जैसे आपको काम करना है। क्राइटेरिया इशू डायरेक्शन क्या करेंगे, टेरिटोरियल एरिया, क्लासेस ऑफ पर्सन, क्लासेस ऑफ केसेस, एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हो सकता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम टू टाइम पावर होती है, वो टाइम टू टाइम ऑर्डर इशू कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन वो आपको इशू कर सकते हैं, उसके पास पावर होती है। प्रोवाइडेड नो सच ऑर्डर इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन शैल बी इशूड सो एज टू रिक्वायर एनी अथॉरिटी टू डिसाइड ए पर्टिकुलर केस इन ए पर्टिकुलर मैनर। लेकिन ना ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट अपना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो होती है डायरेक्शन इशू करने की, लेकिन वो किसी को ये नहीं कर सकता कि तू ये काम इस तरीके से कर। रिक्वायर एनी अथॉरिटी टू डिसाइड ए पर्टिकुलर केस इन ए पर्टिकुलर मैनर, भाई वो अपना काम अपने तरीके से करने के लिए जानते हैं वो कैसे काम करना है, तो उसको ये मत बता काम कैसे करना है। शैल नोट provided that no such order instruction direction shall be issued so as to require any authority to decide a particular case, इस केस को इस तरीके से कर। ठीक है, इसका मतलब उसने रिश्वत ले ली है वहाँ पे। इंटरफेयर, वो किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरफेयर विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के कहेंगे तू इंटरफेयर कर रहा भाई, तू ही कर ले, फिर हम चले जाते हैं यहाँ से, तो तू इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, हम कर लेंगे अपने आप काम। तूने डायरेक्शन देनी है, टाइम टू टाइम हमारे को डायरेक्शन देता रहे, तूने जो काम करवाना है हमारे से करवा ले, बस ठीक है, हम करते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब इस काम को इसी मैनर के अंदर करना है, इंटरफेयर कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे अंदर आगे इंटरफेयर कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। इंपावरमेंट ऑफ द सर्टेन केसेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेशल और जनरल ऑर्डर देकर इंपावर कर सकती है ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट एज एन अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट, प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपावर ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर इफ ही ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डायरेक्टर अबव आर नॉट अवेलेबल इन पर्टिकुलर एरिया। अब मान लो किसी एरिया के लिए उसके अबव रैंक का बंदा मिल ही नहीं रहा, तो फिर लोअर वाला कर दो, क्या दिक्कत है। तो अभी तक अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा है जहाँ पे बिलो वाला भी अलाउड कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो पूछ सकता है सेक्शन 53 पेपर के अंदर इंपावरमेंट ऑफ सर्टेन ऑफिसर, क्या वो बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर भी इशू कर सकता है। ऐसा कोई केस है जहाँ पर वो ऑथोराइज कर सकता है बिलो द पावर वाले को, कर सकता है अगर अबव वाला ना मिले तो। सर्टेन केसेस तो असिस्टेंट इंक्वायरी, कुछ ऑफिसर हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हो। ऑफिसर ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, ऑफिसर अपॉइंटेड इन नारकोटिक ड्रग्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, सिकरा, आरबीआई, पुलिस, इन सब की आप सेबी सुबी, इंश्योरेंस, ईडा, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सब की हेल्प ले सकते हो आप सबकी। लो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर की भी आप ले सकते हो, कोस्ट अकाउंटेंट, वर्क अकाउंटेंट, इनकी भी ले सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर मेंबर इनकी हेल्प ले सकते हो। ये आपकी हेल्प करेंगे इंक्वायरी देने में, क्योंकि सीए के पास ये तो खबर होती है सारी। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का काम संभाल लिया, उसके बाद तो सारी खबर होएगी। चलो अपना लास्ट टॉपिक आता है जो अपना पेंडिंग है, टॉपिक नंबर 8 स्पेशल कोर्ट। ये और देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट स्पेशल कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए ट्रायल ऑफ ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 डेजिग्नेट कर देगी एक या एक से ज़्यादा कोर्ट को एज ए सेशन कोर्ट या फिर स्पेशल कोर्ट बोलते हैं इसको। और स्पेशल कोर्ट फॉर सच एरिया ऑफ सच केसेस क्लास ग्रुप ऑफ क्लास में बी प्रिस्क्राइब्ड इन नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट। और स्पेशल कोर्ट टू एंटरटेन केसेस, अब ना पीएमएलए एक्ट के अंदर ना एक कोर्ट को आपने स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर दिया, मतलब अब कोई भी इसके अंदर पीएमएलए का केस आता है तो वो आपको देखना है। इनको ना थोड़ी सी पावर ज़्यादा दे दी जाती है, ये स्पीडी ट्रायल करते हैं, जल्दी ऑफेंस को जल्दी इसमें कंक्लूजन किया जाता है, डिसीजन दिया जाता है। और इनके पास थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा दे दी जाती है इनको, कि मान लो अगर किसी और एक्ट के अंदर गड़बड़ करिए, इंडियन पेनल कोड के अंदर आपने क्रिमिनल एक्ट के अंदर कोई गड़बड़ कर दी है, ठीक है, तो वहाँ तो आप फंसोगे ही फंसोगे। अब उसका मैटर भी ना हम देख लेंगे, क्योंकि ना कई बार ये हो सकता है मान लो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग आपने पहले तो बोल दिया कि इसने क्राइम करा है और उसकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ गई तो पीएमएल एक्ट भी लग गया आपके ऊपर। अब पीएमएल एक्ट भी लग गया तो पीएमएल एक्ट के अंदर आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। बाद में इंडियन पेनल कोड वाले कोर्ट ने बोल दिया कि ना ये तो क्राइम है ही नहीं, ठीक है, तो ना फिर गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर ये स्पेशल कोर्ट कहता है भी हम ये सारे काम ना हम ही देख लेंगे, जो जिस एक्ट में ये फंसे हैं ना ये हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। While trying an offence under this act, special court shall also try an offence under other than the offence referred in section 1 which may accused may under the Code of Criminal Procedure 1973 may be charged at the same trial. Offence trial by the special court jurisdiction इसकी क्या रहेगी, jurisdiction of special court क्या है, trial of offence punishable under section 4,
सेक्शन 4 में कोई भी गड़बड़ करोगे शेड्यूल्ड ऑफेंस में, हम ट्रायल करेंगे उसका, वो हम उसकी पेनल्टी हम लगाएंगे। ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4, एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट shall be tried by the special court constituted for the area in which offence has been committed, provided the special court trying to scheduled offence before the commencement of this act shall continue to try such scheduled offence। कोग्निजेंस हम लेंगे ऑफेंस की अंडर सेक्शन 3 ऑफ स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट ही उसकी सुनवाई करेगा। लिखवा जो कोग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि मैं उसकी रिपोर्ट करूँ या ना करूँ, रिकॉर्डिंग करूँ या ना करूँ। एक स्पेशल कोर्ट में अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय द अथॉरिटी की कंप्लेंट आई, वी हैव टेक कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 विदाउट द एक्यूज्ड being committed to it for a trial, provided after the conclusion of investigation, if no offence of money laundering is made out of requiring filing of such complaint, said authority shall submit a closure report दे देगा before the special court कि इसको क्लोज करो। ट्रांसफ़र करना है शेड्यूल्ड ऑफेंस टू ए स्पेशल कोर्ट, और यहाँ आप हमारे पास ना शेड्यूल्ड ऑफेंस से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे भी आ सकता है स्पेशल कोर्ट के पास, तो वो भी हम कर लेंगे डील, ये हमारी जुरिडिक्शन में आता है। इफ़ द कोर्ट विच हैज़ टेकन cognizance of the scheduled offences other than the special court which has taken cognizance of complaint of the offence of money laundering, it shall on the application by authority authorized to file a complaint under this act commit the case relating to the scheduled offence to special court, and special court shall on the receipt of such case proceeds to deal with it from the stage at which it is committed, or same power as that of a session court for trial of the offence। A special court while trying the offence scheduled offence of money laundering, it shall hold trial in accordance with the provision of Code of Criminal Procedure 1973, it apply to a trial before a court of the session। Special power of High Court to grant bail, nothing contained in this section shall be deemed to be affect special power of the High Court regarding bail under section 439 of the Code of Criminal Procedure, वो वाली पावर उसकी वैसे रहेंगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। shall be deemed to be the effect, nothing contained in this section shall be deemed to be the effect of the special power of the High Court। ऑफेंस टू बी कोग्निजेबल या नॉन बेबल, आपको पता है पीएमएल एक्ट के अंदर सारे जो वो होते हैं ऑफेंस होते हैं वो कोग्निजेबल होते हैं, नॉन बेलेबल मतलब आप उसके ऊपर बेल नहीं ले सकते। लेकिन ना कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर आपको बेल मिल जाती है, वैसे तो आपको बेल नहीं मिलती। नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन द बेल, और द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, एंड वेयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज द एप्लीकेशन, कोर्ट इज सेटिस्फाइड हो जाता है कि रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर कि ये बंदा इन्वॉल्व नहीं है और ही इज़ नॉट गिल्टी फॉर सच ऑफेंस, ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस, ना ये आगे इसको बेल पे अगर मैं छोड़ भी दूंगा ना तो ये ऑफेंस आगे नहीं करेगा, तो आप ना बेल दे सकते हो। उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16, अगर वो उसकी एज 16 साल तक है, या वो वुमेन है, या वो सिख है, या इज एक्यूज अंडर एनी अदर ऑन अलोंग अदर को एक्सक्यूज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग ए सम ऑफ ए लेस, अगर उसका अमाउंट 1 करोड़ से कम है, तो स्पेशल कोर्ट, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि इसको बेल दे दो। प्रोवाइडेड फर्दर द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग, बस अपने पास ना राइटिंग के अंदर कंप्लेंट आएगी डायरेक्टर की या किसी ऑफिसर की, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, तो ये आप बेल देंगे इसकी। तो ध्यान रखना यहाँ से भी इंस्टीट्यूट पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है इस वाली लाइन से, ये प्रोवाइडेड से लेके यहाँ तक डायरेक्ट तक। चलो इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अनलेस स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको ऑथराइज करेगी पुलिस को, तो पुलिस भी इस मामले में आ सकती है, इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कहता है लिमिटेशन ऑफ ग्रांटिंग ऑफ बेल, लिमिटेशन ऑफ ग्रांटिंग ऑफ बेल स्पेसिफाइड इन एडिशन टू लिमिटेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स ग्रांटिंग ऑफ बेल। उसको कहते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल शैल बी डीम टू हैज बीन ऑलवेज मीन्ड दैट ऑल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेंगे, नॉन बेलेबल रहेंगे। अकॉर्डिंगली ऑफिसर अथॉराइज अंडर द एक्ट आर इम्पावर टू अरेस्ट एक्सक्यूज विदाउट वारंट, आपको बिना किसी वारंट के उसको अरेस्ट करना है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, जो आपको कंडीशंस दी हुई हैं वो फुलफिल करके। एक केस लो दिया हुआ ये भी देख लेते हैं गौतम कुंडू का, इसमें क्या बता रहा है, ओपिन दैट सेक्शन 45 ऑफ पीएमएल स्टार्ट विद नॉन ऑब्स्टेकल क्लॉज विच इंडिकेट्स दैट प्रोविजन लेड आउट इन सेक्शन 45 विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द जनरल प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 45 पीएमएल इम्पोज फॉलोइंग टू कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू एनी अदर पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल फॉर द टर्म imprisonment more than 3 years. Part A, Schedule of PMLA, that the prosecutor must be given an opportunity to oppose the application for bail, and the court must be satisfied that there are reasonable ground for believing that accused person is not guilty of offence and is not likely to commit any offence while on the bail. कोर्ट को लगता है यार वो दोबारा नहीं करेगा, ऑफेंस नहीं करेगा। The conditions specified under section 45 are mandatory, needs to be compiled with which is further strengthened by the provision of section 65
ऑल्सो सेक्शन 71 ऑफ द PMLA। तो एक बार केस को भी ये रीड कर लेना, छोड़ना मत किसी चीज़ को भी। एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 including the provision so as to bail or bond shall apply to proceeding before a special court, and special court shall be deemed to be the court of session, and person conducting the prosecution before the special court shall be deemed to be the public prosecutor मान लिया जाएगा उसको। प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकती है एनी केसेस और क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर को करना चाहे तो कर सकती है। प्रोविजन रिलेटिंग टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट करते हो तो उसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है, वो एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास कम से कम 7 साल का। ये हाईलाइट करके रखें, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। अपील एंड रिवीजन, हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फार एज एप्लीकेबल ऑल द पावर ग्रांटेड बाय chapter of Code of Criminal Procedure 1973 related to appeal division High Court if special court within the local limit jurisdiction of High Court were a court of session trying cases within the local limit of jurisdiction of the High Court। तो यहाँ पर अपना पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है स्टडी मटेरियल से। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो।